नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एग्रीकल्चर के लेक्चर नंबर 22 की। इस 22वें लेक्चर में मैं आप लोगों से क्या पूछने वाला हूं। 22वें लेक्चर में आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि मैंने उठाया है NR सिंडा जी की जो बुक है, उसी बुक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी बुक से मैंने 20 क्वेश्चन उठाए हैं। 20 क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से आपके कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताना है। आपका कितना स्कोर है ये अभी आपको बताना है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सभी चीजें मैंने ये जो सीरीज चल रही है एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की, उस सीरीज में मैंने इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ाया है। इस तरीके से समझिए कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं याद है। एक तरीके से ये समझो कि एक तरीके का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है ये लेक्चर नंबर 22। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप ये जो 8 कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप पढ़ रहे होगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं भी इधर उधर भागने दौड़ने की जरूरत न पड़े, तो आपको क्या करना है कि ये जो क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद आप लोग 500 रुपए का पेमेंट करिए। जब आप 500 का पेमेंट कर दोगे, तो 500 का पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप तक हमको अ, हम तक आपको भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम पर जाके सर्च करो @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना। लिख के जब सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कांटेक्ट मिलेगा, वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। ये दोनों चीजें जब आप हमें सेंड कर दोगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे ये जो 8 कोर्सेज हैं। बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने सब कुछ पढ़ाया है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में आपको ये मिल जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले देखते हैं which plow is the most which plow is the smallest among wooden plow and is used in puddling soil। ध्यान से समझना, जो पडल सॉइल होती है उसमें लकड़ी का यूज होने वाला जो हल है, उसमें सबसे छोटा हल कौन सा होता है, ये आपका क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो आपके जो आंसर्स हैं वो ऑप्शन है ये इस तरीके से हैं: डिस्क प्लाउ, मोल्ड बोर्ड प्लाउ, वेटलैंड प्लाउ या फिर सब सॉइलर। इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है लकड़ियों वाले हल में? काफी पुराना सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका आंसर नंबर बी है, वेटलैंड जो प्लाऊ है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो पडलिंग के लिए क्योंकि यूज हो रहा है पडल सॉइल के लिए, तो वेटलैंड ही होगा क्योंकि पानी में ही पडलिंग होती है। तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ब्लेड हो। जो ब्लेड हो जिसको हम बखर बोलते हैं, इसका प्राइमरी यूज क्या होता है? लैंड लेवलिंग या वीड कंट्रोल बिफोर सोइंग या फिर डीप प्लांट या फिर मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो सकता है? बोले तो बखर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बखर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझना, जो बखर होता है वो, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, कुदाल है। ठीक। अभी कुदाल कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ऐसे होता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका कुदाल का। अब बक्खर में क्या होता है कि बक्खर में यहाँ पर एक ब्लेड लगा हुआ होता है और ये इतना जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन यहाँ पर कुछ नहीं होता है। ये इतनी जो चीजें होती है, यहाँ पर ये मैंने रेड कर रखा है, ये वाला जो इतना स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर एक केवल यहाँ पर इतना एक ब्लेड लगा होता है और कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है, जब इसको मिट्टी से हम मिट्टी मिट्टी में इसको रगड़ते हैं तो पौधे की जड़ कट जाती है और मिट्टी ऊपर से इधर से निकल के फिर पीछे गिर जाती है। तो यही होता है बखर का काम। इसकी वजह से क्या होता है, जो खरपतवार होता है उनकी जड़ें कट जाती हैं और हमको सोइंग करने में फिर दिक्कत नहीं होती है और खरपतवार भी खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, which irrigation system provide protection from cold by releasing latent heat fusion। latent heat fusion को रिलीज करके कौन सा ऐसा इरिगेशन सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्शन दिलाता है? क्वेश्चन आपका ये पूछा जा रहा है कि इरिगेशन का ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी वजह से हमको प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम कोल्ड, यानी कि ठंडे से हमको प्रोटेक्शन मिलती है कोल्ड हीट को, ये लेटेंट हीट को निकाल कर देता है। सीधा सीधा ऐसे पूछा जा रहा है कि ठंडी में जब पाला पड़ने लगता है तो कौन सा इरिगेशन मेथड लगा के हम अपनी फसलों को बचाते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन आपका यही है। ऑप्शन है ड्रिप ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन या फिर सब सरफेस इरिगेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका है जो बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई करते हैं
तो इसकी वजह से जो लेटेंट हीट है वो निकल जाता है, और हमारी जो फसल होती है वो ठंडी से बच जाती है। बहुत ज्यादा जब ठंडी होती है तो आप ध्यान देते होंगे कि बहुत ठंडी में जो पानी होता है वो हमें थोड़ा सा गर्म लगता है, पानी के ऊपर से भाप निकल रही है। और जब यही पानी क्या होता है पौधे के ऊपर जब पड़ता है, तो पौधे के अंदर जो पानी होता है वो बर्फ नहीं बन पाता, वो जमता नहीं है, वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेटेंट हीट जो है उसको मिल जाती है फ्यूजन की वजह से। अ- अगला जो क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग ओपन ऑफ ए पॉड और फ्रूट एट मैच्योरिटी। ध्यान से समझना, जब फ्रूट पक जाता है, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जब वो पक जाते हैं तो वो स्प्लिट कर जाते हैं, फट जाते हैं। जैसे भिंडी है, कपास है, तो ये क्या होता है जब पक जाता है इनका फल तो ये फट जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनडेसेंट, या फिर डेसेंट, डोरमेंसी, या फिर जर्मिनेशन। इनमें से कौन सा चीज होता है जिसको ये जो प्रस्फुटन होता है उसको क्या कहते हैं? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बोले तो डिसेंट, ये होता है जब मैच्योरिटी के समय पर फ्रूट फट जाता है। अगला है लेथरिज्म डिजीज। ये लेथरिज्म जो डिजीज है, काज्ड बाई कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन ऑफ व्हिच पल्सेस, यानी कि कौन सी ऐसी दाल है जिसको हम अगर कंटिन्यू खाते रहते हैं लंबे समय तक तो हमको लेथरिज्म वाली डिजीज हो जाती है। चिकपी को खाने से, या लेथाइरस खाने से, या पिजन पी, या फिर ब्लैक ग्राम। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि आपका जो लेथाइरस है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ फर्टिलाइजर इज preferred for growing a succeeding crop in green manure soil। ध्यान से समझना, जब हम अपने खेत में ग्रीन मैन्योर लगा रहे हैं यानी कि हरी खाद वाली कोई फसल उगा रहे हैं, तो उसके बाद हमको कौन सी फसल उगानी चाहिए? कुछ फर्टिलाइजर इज प्रिफर्ड फॉर ग्रोइंग ए सक्सीडिंग क्रॉप इन ग्रीन मैन्योर सॉइल। ऑप्शन आपका है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which disease is caused in cattle due to low magnesium content in grasses। ग्रासेस में जब मैग्नीशियम का कंटेंट लो हो जाता है तो उसको खाने वाले जो जानवर होते हैं उनके अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है? कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब हमारी जो हमारे जो पशु होते हैं वो लो मैग्नीशियम कंटेंट वाला अगर घास खा लेते हैं, ऐसे ही घास खा लेते हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, तो उनको कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं, रेंडर पेस्ट, ग्रास टेनेटी, माउथ डिजीज, या फिर एंथ्रेक्स। कौन सी डिजीज इसमें से होती है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ग्रास 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 टेटनी। तो ग्रास टेटनी जो डिजीज है, अब ये हो जाता है जब हमारा जो पशु है वो लो मैग्नीशियम कंटेंट वाला ग्रास यानी घास खा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड ए गिवन टाइम। ये एक डेफिनेशन पूछा जा रहा है, एट कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड इट इज गिवन टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? एक एक समय पर किसी भी जगह पर जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं, वेदर कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, या फिर एटमॉस्फेयर कहते हैं? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, वेदर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? मौसम। और क्लाइमेट को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव सेपरेटेड मेज जर्म फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में मेज के जर्म्स को अलग किया है साइंटिस्ट ने, तो वो क्या है? फर्टिलाइजर है, या कंट्रासेप्टिव्स है, बायोफ्यूल्स है, या फिर एंटीबॉडीज है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, कंट्रासेप्टिव्स। ध्यान से समझना, साइंटिस्ट ने मेज के जो जर्म्स होते हैं उसमें से निकाला है कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाने के लिए, ठीक। यानी कि मेज के अंदर जो मक्का होता है, मक्के के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जिनका यूज करके कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाई जा सकती हैं। Which country rank first in sugar cane production and consumption? शुगर के प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में कौन सी कंट्री पहले नंबर पर है? ब्राजील, चाइना, इंडिया, या फिर यूएसए? कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट नंबर पे आएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, इंडिया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया के लोग चीनी उगाते भी बहुत हैं और चीनी खाते भी बहुत हैं। गड़बड़ हो गया, चीनी उगाने का मतलब क्या है? शुगर केन, शुगर केन, गन्ना। हम लोग गन्ना उगाते भी हैं और गन्ने से जो बनता है शक्कर, इसको हम लोग खाते भी खूब हैं।
अगला है, which agricultural commodity contributes the highest excessive revenue in India? कौन एक्सेसिव रेवेन्यू, ध्यान से समझना, हाईएस्ट एक्सेसिव रेवेन्यू किसकी वजह से मिलता है? एग्रीकल्चर की ऐसी कौन सी फसल है जिससे हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है? टी, कॉफी, टोबैको या फिर शुगर? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका टोबैको है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? सॉरी, एक्सेसिव नहीं है, ये एक्साइज है, ध्यान से समझना इसको क्या क्या कह रहा है। ऐसी कौन सी एग्रीकल्चर की कमोडिटी है जिससे एक्साइज रेवेन्यू ज्यादा मिलता है? ध्यान से समझना, इसमें से केवल एक ही चीज है जिसपे खूब ढेर सारा टैक्स लगता है, टोबैको जो होता है। क्योंकि धूम्रपान में यूज किया जाता है, तो इस वजह से टोबैको जो होता है, इसके प्रोडक्शन के बाद जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इससे जो धूम्रपान वाली चीजें बनती हैं, सिगरेट है या फिर सिगार है या जो भी चीजें हैं, या चैनी खैनी है, जो भी चीजें इससे बनती हैं, सभी चीजों से कैंसर होता है, फिलहाल आप ये भी समझ लो। और इसके साथ साथ ये जो सभी सभी चीजें होती हैं, इन पर गवर्नमेंट हैवी टैक्स लेती है, और हैवी टैक्स लेने की वजह से गवर्नमेंट को खूब ढेर सारा फायदा होता है। अगला है, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव डेवलप्ड एंड कॉमर्शियली ग्रोन व्हिच हाइब्रिड क्रॉप? इंडिया में कौन सी हाइब्रिड क्रॉप है जो कॉमर्शियली डेवलप भी करी गई है और ग्रो भी करी जाती है? व्हीट है, कॉटन है, राइस है या फिर मेज है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो कॉटन, जिसमें बीटी कॉटन जो मैंने बताया है आपको, बीटी कॉटन एक ऐसी कॉटन है जो इंडिया में डेवलप भी की गई है और इंडिया में ग्रो भी किया जाता है। इसके अलावा कोई भी मॉडर्न की मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में नहीं। अमेरिका में हम बात करें तो वहां पर कई चीजें होती हैं, जैसे बीटी कॉटन भी वहां ग्रो किया जाता है। इसके साथ साथ वहां पर बीटी मेज भी ग्रो किया जाता है। इसके साथ साथ बीटी सोयाबीन, ये सभी चीजें अमेरिका में ग्रो करी जाती हैं। लेकिन इंडिया में ये सभी चीजें नहीं ग्रो करी जाती हैं। इंडिया में कोई एक वेराइटी बनेगी, उसके बाद ही उसको ग्रो किया जाएगा। इस तरीके से इंडिया में नहीं होता, क्योंकि इससे कई बार हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, which स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? कौन सा ऐसा स्टेट है जो कॉफी के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है? इंडिया में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपको जो राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, कर्नाटका। कर्नाटका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटका वन ऑफ द टॉप टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। इंडिया में कॉफी सबसे ज्यादा कौन करता है? कर्नाटका करता है। Which chemical is used in agriculture to reduce ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं, जिब्रेलिन, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, ऑक्सीन या साइटोकिन। ध्यान से समझना, जब कहीं ऐसी जगह पर हम खेती कर रहे होते हैं जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, तो पौधों से पानी का लॉस ना हो, जो कि ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, इस वजह से हम वहां पर एक केमिकल डालते हैं। तो वही केमिकल का नाम पूछा जा रहा है कि किस केमिकल से जो ट्रांसपिरेशन रेट है ये घट जाती है? बोले तो वाष्पोत्सर्जन जो है पौधे के अंदर जो होता है, वो कम हो जाता है। तो जिब्रेलिन है या फिर फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है, जिसको पीएमए बोलते हैं, या फिर ऑक्सीन है या फिर साइटोकाइनिन है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, जिसको हम पीएम में बोलते हैं, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जाता है जब पत्तियों पर पड़ता है, तो पत्तियों से ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार इज कॉमनली नोन है, जो ज्वार होता है इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ सीरियल, किंग ऑफ कोर्स ग्रेन या फिर वंडर ग्रेन या फिर कैमल क्रॉप? इसमें से क्या कहा जाता है? ज्वार जो होता है, ज्वार को चरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको चरी भी कहा जाता है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो जो ज्वार होता है, ज्वार को आप कैमल क्रॉप भी कहते हो। इसको ऊंट की फसल, ऊंट ऊंट की फसल। क्यों? क्योंकि पानी बहुत कम लगता है, और राजस्थान में ऊंट को खिलाने के लिए ये बहुत ग्रो करी जाती है चरी। और पूरे इंडिया में भी जानवरों को खिलाने के लिए चरी बहुत मात्रा में उगाई जाती है। तो इस वजह से इसको ऐसे याद कर सकते हो, कैमल क्रॉप भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू कमर्शलाइज हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी? हाइब्रिड राइस की जो टेक्नोलॉजी है, इसको किस कंट्री ने सबसे पहली बार कमर्शलाइज किया था? इंडिया ने, या फिर चाइना ने, या जापान ने, या फिर यूएसए ने? इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन चाइना। चाइना ने ही सबसे पहली बार हाइब्रिड राइस की टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया था। और चाइना ही पहला ऐसा देश था जहां पर
सबसे पहले हाइब्रिड जो राइस है इसको ग्रो करना स्टार्ट किया गया। Which wheat variety contributed the most to India's green revolution? इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी, उसमें गेहूं की कौन सी वैरायटी थी जिसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया था? पीबीडब्ल्यू 343, एचडी 2329 या सोनालिका या फिर कल्याण सोना, कौन सी वैरायटी है जिसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, बोले तो एचडी 2329, इसी ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर प्लांटिंग टू एंड मोर क्रॉप ऑफ डिफरेंट हाइट इन द सेम फील्ड ऑफ लैंड? कह रहा है कोई हमारे पास एक फील्ड ऑफ लैंड है, हमारे पास एक खेत है, इस खेत में हमने अलग अलग हाइट के पौधे उगा रखे हैं। ठीक, ऐसे 4 प्रकार के हाइट के पौधे उगा रखे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लो सबसे पहले हमने कोकोनट उगा दिया। ठीक, कोकोनट के बाद हमने फिर क्या लगा दिया? बनाना लगा दिया। फिर बीटल वाइन लगा दिया, पान लगा दिया। इसके साथ साथ फिर हमने और क्या लगा दिया? टर्मरिक लगा दिया, हल्दी लगा दिया। तो 1, 2, 3 और 1, 4, हमने टोटल मिला के 4 फसलें लगा दी। अब ध्यान से समझना, जो कोकोनट है उसकी हाइट इतनी होगी, बनाना है उसकी हाइट थोड़ी और कम हो जाएगी, बिटल वाइन है ये बनाना और कोकोनट के ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, टर्मरिक जो है ये मिट्टी के नीचे हो जाएगा, हल्दी। तो आपको 1, 2, 3 और 1, 4 फसलें, टोटल 4 फसलें मिल जाएंगी केवल एक ही पीस ऑफ लैंड पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, या फिर पैरेलल क्रॉपिंग बोलते हैं, या मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बोलते हैं, या फिर मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, मल्टी स्टोरेज बोलते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल अलग अलग हाइट का है, तो इस वजह से इसको मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बोलते हैं। अगला है, which hormone increases the size of Thompson seedless grape? ये थॉमसन सीडलेस ग्रेप है, ये ग्रेप की एक वैरायटी है। थॉमसन सीडलेस एक किसकी वैरायटी है? ग्रेप्स की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है, जब हम थॉमसन सीडलेस पे छिड़काव कर देते हैं तो जो अंगूर का साइज है वो बढ़ जाता है? ऑक्सिन का छिड़काव कर देने से, साइटोकाइनेन का छिड़काव कर देने से, या फिर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर देने से, या फिर एथिलीन का छिड़काव कर देने से? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, जिब्रेलिक एसिड का, जब हम GA3 का छिड़काव कर देते हैं तो GA3 का छिड़काव कर देने से जो थॉमसन सीडलेस है, इसके जो ग्रेप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? बड़े बड़े हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा कि अंगूर तरबूज जैसा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, which 5 year plan introduced एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया? कौन से पंचवर्षीय योजना में एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुआ था? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो पंचवर्षीय योजना है उसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना में एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, छठे पंचवर्षीय योजना में, 7वें पंचवर्षीय योजना में, या फिर 8वें पंचवर्षीय योजना में? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, वो इज 7th 5 year प्लान, यानी कि जो 5वीं अपनी पंचवर्षीय योजना थी उसी में बनाया गया था एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। यही सबसे पहली बार स्टार्ट किया गया था 7वें पंचवर्षीय योजना में। तो आज के लिए आपका 20 क्वेश्चन जो हुए वो कंप्लीट हुए। आपको अगर मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो आप हमें फाइनेंशियली इस QR कोड को स्कैन करके जरूर सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें। और इसके साथ साथ आपको वीडियो में कुछ भी अगर फीडबैक देना है तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।